हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है भैया? चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है भैया? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह, और सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कुलेशन यानी कि ऐसे अंगों का समूह है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंगों के बारे में पढ़ते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ा जाता है, क्योंकि ब्लड के बाद में ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। उसके बाद में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, मानव हृदय के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, और एक और है लिम्फ। लिम्फ के बारे में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, इस वजह से यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन लिम्फ है एक्चुअली में सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हिस्सा। तो कभी आपसे अगर लिम्फ के बारे में पूछा जाए कि लिम्फ किस सिस्टम का हिस्सा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन इसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके बारे में यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाया था कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी सी डक्ट होती है बहुत सारी हमारे शरीर में, जिनमें ब्लड पैक होकर के घूमता रहता है। इन डक्ट को ही क्या कहा जाता है? इन डक्ट को ही ब्लड वेसल्स कहा जाता है, रुधिर वाहिका कहा जाता है। आम भाषा में से हम नस भी कह सकते हैं। ये तीन प्रकार की थी, एक आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, यानी कि धमनी, सिरा, केशिका। धमनियों में कौन सा रक्त बहता था? तो मैंने आपको बताया था कि प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त बहता था, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। सबसे बड़ी धमनी कौन सी थी? तो आयोटा थी, AORTA, ओटा या आयोटा। अपवाद कौन सी थी इसमें जिसमें इम्प्योर ब्लड बह रहा था? तो वो थी पल्मोनरी आर्टरी। सिराओं के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो सिराएं होते हैं, जो वेन्स होती है, इनमें इम्प्योर ब्लड बहता है। इनमें इम्प्योर ब्लड बहता है, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। सबसे बड़ा सिरा कौन सा है? वेना कावा। वेना कावा भी दो प्रकार का होता है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। इसमें अपवाद कौन सा था जिसमें प्योर ब्लड बह रहा था? तो वो था पल्मोनरी वेन्स। केशिकाओं के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि केशिका क्या काम करती है? ये आर्टरी और वेन्स को जोड़ने का काम करती है। इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड भी बहता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी बहता है, यानी कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों प्रकार का ब्लड बहता है इसमें। इसका कोई रंग फिक्स नहीं होता है। मैंने आपको ये चीजें बताई थी। ये सबसे छोटी और सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती है। इन सब के बारे में कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैंने डायग्राम की सहायता से भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आज की इस क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ह्यूमन हार्ट के बारे में। शुरू से लेकर के एंड तक देखना, जितने भी डाउट है आपके, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये सिर्फ बैच रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये रेलवे वालों के लिए नहीं है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज ध्यान से समझना, क्योंकि अब हार्ट से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। तो आप क्या हेडिंग लगाओगे? हेडिंग लगाओगे ह्यूमन हार्ट। हेडिंग क्या लगाओगे? ह्यूमन हार्ट। एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। मानव हृदय, मानव हृदय। देखो, वैसे हार्ट तो सब में ही होता है कि नहीं? लेकिन हमारे सिलेबस में हमारे हार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव हृदय के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि भैया हमने भैंस का हार्ट पढ़ा या फिर गाय का हार्ट पढ़ा या फिर ऊंट का हार्ट पढ़ा, हम हमारे हृदय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमारे हृदय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ, किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, साइंस में हार्ट के लिए एक शब्द उपयोग में लिया जाता है, कार्डियक। कौन सा शब्द उपयोग में लिया जाता है? कार्डियक शब्द उपयोग में लिया जाता है साइंस में हृदय के लिए। तो बताओ, या फिर कार्डिया भी कह सकते हो कि भाई कार्डिया शब्द यूज में लिया जाता है कि नहीं है? कार्डिया भी कह सकते हो आप, इस तरीके से भी कह सकते हो, कार्डियक भी कह सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप लिख सकते हो। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है ना, उस शाखा को कहा जाता है भैया कार्डियोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, या कार्डियो भी कह सकते हो कि भाई कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। तो कार्डियक, कार्डिया,
या फिर कार्डियो, ये शब्द आप उपयोग में ले सकते हो किसके लिए, हार्ट के लिए। ठीक है, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी? तो साइंस में हृदय के लिए हम कौन से शब्द यूज में लेते हैं, कार्डिया, कार्डियो, कार्डियक, ये शब्द हम यूज में लेते हैं साइंस में हृदय के लिए। तो जब भी कार्डिय शब्द आपको अगर सुनाई दे तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हार्ट, यानी कि आपका हृदय। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो उस शाखा को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। ये ब्रांच होती है। जैसे कि ब्लड के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। तो ब्लड के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं हम हीमेटोलॉजी शाखा में, जिसमें हम आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो संपूर्ण ब्लड के बारे में आप विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हो, जिस शाखा में अध्ययन करते हो, उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। वैसे ही अगर आपको हृदय के बारे में पढ़ना है कि भाई हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, हमारा हृदय किस तरीके से काम करता है, हृदय में कौन कौन से वाल्व होते हैं, तो इन सभी के बारे में आप जिस शाखा में पढ़ते हो, जिस ब्रांच में पढ़ते हो हमारे हृदय के बारे में, एक्चुअली में उस ब्रांच को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? जैसे लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिपेटोलॉजी कहा जाता है, दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे डेंटोलॉजी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी ब्रांच है भैया, ऐसे बहुत सारी ब्रांच है, तो उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, मैंने लिखवा भी रखी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी दिन, अगर आप YouTube पर सर्च करके देखोगे या अपने चैनल पर जाकर के देखोगे तो किसी न किसी एग्जाम, किसी न किसी वीडियो में आपको ये ब्रांच मिल जाएगी भैया। इन सभी ब्रांचों के बारे में मैंने एक जगह पर लिखा रखा है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हृदय का जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? भाई हृदय का जो डॉक्टर होता है, ये तो स्टडी हो गई ना, ये तो अध्ययन हो गया भाई, ये तो अध्ययन हो गया ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया इसके डॉक्टर को क्या कहा जाता है, हृदय के डॉक्टर को, तो याद रखना मेरे भाई, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कोई हार्ट का अगर कोई पेशेंट है ना, आप डॉक्टर में लेकर के जाओगे ना, तो जो डॉक्टर हार्ट वाले व्यक्ति को देखेगा या पेशेंट को देखेगा, उसके रूम के जस्ट बाहर कार्डियोलॉजिस्ट लिखा हुआ होता है, या उसकी टेबल पर देखना आप, कार्डियोलॉजिस्ट लिखा हुआ होगा, फिर उसके बाद में उसका नाम लिखा हुआ होगा। तो हृदय का जो डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। बताओ, परेशानी? लाइक कर दीजिए। बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब मुझे ये बताओ कि हमारे हृदय का वजन कितना होता है? भाई हमारा जो हृदय होता है उस हृदय का वजन कितना होता है, उसका वेट कितना होता है? भाई उसका वेट कितना होता है, उसका वजन कितना होता है? तो औसतन बात कर रहा हूं भैया, 300 ग्राम का हमारा हृदय होता है। अगर आपसे एवरेज पूछे, औसतन पूछे, तो कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है आपका हृदय का वजन, आपके हृदय का वेट, आपके हृदय का भार। देखो भैया, इसमें भी आगे चलते हैं। अगर मैं एक अडल्ट फीमेल के बारे में बात करूं, तो अडल्ट जो फीमेल होती है उसके हृदय का भार कितना होता है, और एक अडल्ट मेल जो होता है उसके हृदय का भार कितना होता है भैया? बताओ। एक अडल्ट फीमेल होती है, उसके हृदय का भार होता है, आप लगभग कह सकते हो कि 240 से लेकर के 280 ग्राम होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अडल्ट मेल की, तो आप कह सकते हो कि 280 से लेकर के 340 ग्राम होता है। अलग अलग पुस्तक में अलग अलग आंकड़ा आपको मिल सकता है, आपको औसतन याद रखना है, तो औसतन होता है 300 ग्राम। ये ऊपर नीचे आपको मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। तो आपके हृदय का भार, आपके हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। एक अडल्ट फीमेल में कितना होता है, 240 से लेकर के 280 ग्राम होता है। अडल्ट मेल में कितना होता है, तो 280 से लेकर के 340 के आसपास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मेल के हृदय का वजन ज़्यादा क्यों है और फीमेल के हृदय का वजन कम क्यों है? भैया नेचुरली रूप से ऐसा ही होता है। जो पुरुष होते हैं उनका शरीर थोड़ा भारी होता है, उनके शरीर के अंगों का अंग जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और जो महिला होती है उनके जो अंग होते हैं वो थोड़े कोमल होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना जरूरी है भैया, नेचुरली रूप से ऐसा होता है। इतनी बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा हृदय है, हमारा जो हृदय है, इसे किस सिस्टम का हिस्सा माना गया? आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव हृदय को किस तंत्र में रखा जाता है, किस सिस्टम में रखा जाता है? तो भैया सर्कुलेटरी सिस्टम में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में
रखा जाता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र में रखा जाता है। और परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो भैया ब्लड आता है, याद रखना, ब्लड वेसल्स आती है, यानी कि रुधिर वाहिका आती है। इसके अलावा हाँ दिख रहा है ना, ह्यूमन हार्ट आता है, मानव हृदय आता है, और भैया लिम्फ आता है, और लिम्फ आता है। कभी लिम्फ के बारे में बाद में बताएंगे। 4 ऑर्गन आते हैं भैया किसमें? इस सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इन्हें आप सर्कुलेटरी ऑर्गन्स भी कह सकते हो। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर्कुलेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, ह्यूमन हार्ट है और लिम्फ है। ये चारों अंग आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि भैया आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो नेफ्रॉन होता है ये किस सिस्टम का हिस्सा है? 4 ऑप्शन आ गए, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो ये भैया एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है। कौन? नेफ्रॉन। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड को किस सिस्टम में रखा गया है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमन हार्ट को किस सिस्टम में रखा गया है? तो ह्यूमन हार्ट को सर्कुलेटरी सिस्टम में रखा गया है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, आपका जो हृदय होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? तो ये ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। ये एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है। ये आप लिख सकते हो कि ब्लड क्या है? एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन है भैया, एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है। अब ये ब्लड को पंप करना क्या होता है? ब्लड को पंप करना ये इसका कार्य होता है। तो मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि एक्चुअली में ब्लड को पंप करने का मतलब क्या होता है। भाई आपका 3 मंजिल का मकान है, ध्यान से समझना मेरी बात को। तीनों मंजिलों पर एक एक टंकी रखी हुई है, नीचे होद है, होद में आपने मशीन लगा रखी है पानी की, है कि नहीं? और भैया पाइप की सहायता से सप्लाई कर रखी है। तीनों टंकियों में पाइप लगे हुए हैं। नीचे से अगर आप मोटर चलाओगे तो भैया मशीन क्या करती है? पानी खींचती है, और पानी खींच करके भैया तीसरी मंजिल तक चंडा देती है। क्या? पानी। ठीक वैसे ही हमारा हृदय होता है, हमारा हृदय होता है। हमारे पूरे शरीर में अगर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आप सभी को पता है, आप जिस जगह पर कट करोगे उसी जगह पर ब्लड बाहर निकलेगा आपके शरीर में, है कि नहीं है? मैंने कहा था कि ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है, बहुत अच्छे से बताया था। तो आपका हृदय क्या करता है? आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त आपके हृदय तक पहुंचता है, फिर ये अशुद्ध रक्त जो होता है ये आपके फेफड़ों तक पहुंचता है। आपके फेफड़े इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और इस शुद्ध रक्त को वापस हृदय तक पहुंचाया जाता है। फिर हृदय इस शुद्ध रक्त को पंप करके भी आपके शरीर के अंगों तक भेजता है। इस पूरी प्रोसेस को, ये प्रोसेस लगातार होती रहती है, इस पूरी प्रोसेस को ही कहा जाता है भैया ब्लड को पंप करना। तो हमारा हृदय यही काम करता है। अगर आपने पहली क्लास देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी इतना याद रखना कि हमारा हार्ट जो होता है वो एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन होता है, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आज की 4 क्लासों के बाद में, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि भैया एक्चुअली में हमारा हृदय जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ब्लड को पंप करता है। तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए कि हार्ट जो होता है वो एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है। आपसे किसी न किसी एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक पंपिंग ऑर्गन है, या पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, तो आपको ह्यूमन हार्ट करता है भैया ब्लड को पंप करने का काम, है कि नहीं है? तो बस यही चीज आपको याद रखनी है। अभी फिलहाल ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, जितना बता रहा हूं उतना याद कर लीजिए। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ वादा है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेलवे तो क्या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, ये सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। रेलवे में तो बहुत छोटा लेवल पूछा जाता है भाई, रेलवे में तो बहुत छोटा लेवल पूछा जाता है। रेलवे वाली कोई बात ही नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़ा रहा हूं। बताओ, तो इतनी सारी चीजें क्लियर है, इतनी सारी चीजें क्लियर है। ओके, आगे बात करते हैं फंक्शन के बाद में। आपका जो ह्यूमन हार्ट होता है, मानव हृदय होता है, ये एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। अब मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का मांसपेशीय अंग है, मांसपेशीय अंग है।
यानी कि पूरा मांस का बना हुआ होता है। आपकी जीभ देखिए, जीभ ये वाली, तो जीभ एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक प्रकार का मांसपेशीय अंग होता है। इसमें ना तो हड्डी होती है, ना ही कोई उपास्थि होती है। देखो, तो जो मस्कुलर ऑर्गन होता है ना, उसमें ना तो बोन्स होती है, ना ही कोई कार्टिलेज होती है, उपास्थि होती है। और भैया इसमें क्या होती है, इसमें सिर्फ मसल्स होती है, इसमें सिर्फ मांसपेशियां होती है। तो याद रखना है आपको मेरे भाई कि हमारा हृदय जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है, वो एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है, एक प्रकार का मांसपेशीय अंग है। जीभ भी हमारी मांसपेशीय अंग है, एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें ना तो हड्डी होती है, ना ही कोई उपास्थि होती है, इसमें सिर्फ मसल्स होती है। तो याद क्या रखोगे आप कि हमारा हृदय जो होता है, वो हृदय क्या है, एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है, एक प्रकार का मांसपेशीय अंग है। बताओ, तो यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार और बता दिया जाए यहां तक, फिर आपको आगे वाली स्लाइड पर बात करेंगे। देखो, हमारे हृदय के बारे में बात की जा रही है, तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसका वजन कितना होता है, तो एवरेजन औसतन 300 ग्राम होता है। अगर फीमेल की बात करें 240 से 280 ग्राम कह सकते हो, अगर मेल की बात करें तो भैया 280 से लेकर के 340 ग्राम कह सकते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना जाता है ह्यूमन हार्ट को। इसके अलावा और कौन कौन से ऑर्गेनाइज सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, तो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ है और ह्यूमन हार्ट है। बस इतनी सी बातें बताई अभी तक तो मैंने। इसका काम क्या है, तो ब्लड को पंप करना है। आगे सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और लास्ट एंड फाइनल मैंने इतना बताया है कि मस्कुलर ऑर्गन है, ये मांसपेशी अंग है, यानी कि आपका हृदय जो है वो एक प्रकार का मांसपेशी अंग है। इसमें ना तो हड्डी होती है, ना ही कोई उपास्थि होती है, इसमें सिर्फ मसल्स पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को लाइक कर दो भैया, वीडियो को लाइक कर दो। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मिटा दो, ठीक है भैया। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नोट्स बना लेना भैया प्रॉपर रूप से। मैं कह रहा हूँ आपको जिंदगी में किसी भी जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। बट शर्त मेरी है कि जैसे जैसे मैं क्लास लेता हूँ वैसे वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर आपकी गलती है कहीं ना कहीं। देखो भैया, ह्यूमन हार्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है ना, वो एक प्रकार का मीजोडर्मल ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मल ऑर्गन है, मीजोडर्मल ऑर्गन है भैया। अब ये मीजोडर्मल ऑर्गन क्या होता है, ये मीजोडर्मल ऑर्गन क्या होता है, हिंदी में भी लिख देता हूं, मीजोडर्मल अंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि मीजोडर्मल अंग क्या होता है, तो ध्यान से समझना। जब भी हमारे शरीर का विकास हो रहा होता है, जब भी हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है, तो सबसे पहले हमारे शरीर में जब अंगों का विकास होता है तो सबसे पहले 3 परतों का निर्माण होता है। हमारे शरीर में सबसे पहले 3 परतों का निर्माण होता है। एक वाली परत ये हो गई, ये दूसरी वाली परत हो गई, और ये तीसरी वाली परत हो गई। इन्हें भ्रूणीय परत भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है जर्म लेयर। इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जर्म लेयर कहा जाता है। ये भ्रूणीय अवस्था में दिखाई देती है हमारे शरीर में ये 3 परत, और इन्हीं तीनों परतों से हमारे शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। सबसे बाहर वाली जो परत होती है इसे कहा जाता है एक्टोडर्म लेयर, एक्टोडर्म लेयर। बीच वाली जो परत होती है इसे कहा जाता है मेसोडर्म लेयर, और सबसे अंदर वाली जो होती है इसे कहा जाता है एंडोडर्म लेयर। अब इन परतों से अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे शरीर के आउटर लेयर की बात करें, अगर स्किन की बात करें यानी कि त्वचा की बात करें, तो त्वचा का निर्माण किस परत से होता है, तो त्वचा का निर्माण होता है एक्टोडर्म लेयर से। अगर मैं बात करूं भैया फूड पाइप की, ध्यान से समझना, फूड पाइप की, स्टोमक की यानी कि पेट की, और स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये याद रख लेना, छोटी आंत कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन की दिख तो रहा है ना आपको, लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत कहा जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं ब्लड की, उसके अलावा मैं बात करूं कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था हार्ट होता है। तो हमारा हृदय क्या है, एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है, एक प्रकार का मांसपेशी अंग है। तो हमारे हृदय की जो मसल्स होती है वो किससे बनी होती है, वो मीजोडर्म लेयर से बनी हुई होती है। तो ये सभी आपकी फूड पाइप यानी कि भोजन नली, फूड पाइप आहार नाल को कहा जाता है ना, सॉरी
आहार नाल तो एलिमेंट्री कैनाल को कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है भोजन नली को। तो भोजन नली, आपका पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, आपका रक्त, कार्डियक मसल्स, ये सभी इस मेसोडर्म लेयर से बने होते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा बात करें एंडोडर्म लेयर से कौन बना होता है, तो भाई थायराइड ग्लैंड है, आपकी गले में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड है, सीने में पाई जाती है। इसके अलावा आपके लंग्स है, आपके किडनी है, आपका लीवर है। ये सभी भैया, ये सभी किससे बने होते हैं, ये सभी एंडोडर्म लेयर से बने होते हैं। ये सभी ऑर्गन एंडोडर्म लेयर से बने होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट यहां से निकलेगा भैया। मैंने क्या कहा कि आपका हार्ट जो होता है, आपका हृदय जो होता है, वो एक प्रकार का मेसोडर्मल ऑर्गन है, यानी कि मेसोडर्मल ऑर्गन है। अब कैसे कहा मैंने मेसोडर्मल ऑर्गन, ध्यान से समझना। तो ऐसे अंग जिनका निर्माण एक्टोडर्म लेयर से हुआ है उन्हें एक्टोडर्मल ऑर्गन कह दिया। ऐसे अंग जिनका निर्माण मेसोडर्म लेयर से हुआ है उन्हें मेसोडर्मल ऑर्गन कह दिया। तो मैंने यही तो कहा था कि आपका हृदय जो होता है वो एक प्रकार का मेसोडर्मल ऑर्गन है, क्योंकि इसका निर्माण मेसोडर्म लेयर से हुआ है। तो फूड पाइप ये भी मेसोडर्मल ऑर्गन है, स्टोमक ये भी मेसोडर्मल ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये भी मेसोडर्मल ऑर्गन है, ब्लड आया, कार्डियक मसल्स है कि नहीं है, ये सभी क्या है, ये सभी भैया मेसोडर्मल ऑर्गन है। और ऐसे ऑर्गन जिनका निर्माण एंडोडर्म लेयर से हुआ है इसे कहा जाता है भैया एंडोडर्मल ऑर्गन। तो थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, लंग्स, किडनी, लीवर ये सभी एंडोडर्मल ऑर्गन है भैया। बताओ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो ब्लड भी क्या है, मेसोडर्मल ऑर्गन है। ब्लड भी मेसोडर्मल ऑर्गन है। मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड में भी, जब मैंने शुरुआत की थी ब्लड की तो पहली ही क्लास में शायद ये चीजें पढ़ाई थी। और अगर आपसे हृदय के बारे में पूछे तो हृदय भी क्या है, एक प्रकार का मेसोडर्मल ऑर्गन है भैया। बताओ चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? ओके, मिटा दो इस चीज को। समझ में आ गई कहानी? समझ में आ गई कहानी? ओके भैया, ठीक है। अगर आप हमारी रेगुलर क्लासें देख रहे हो ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका भैया, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से, और फिर भी आप उस चीज़ को भूल रहे हो तो फिर मेरी गलती नहीं है भैया, क्योंकि आप प्रॉपर रूप से नोट्स नहीं बना रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपका सिलेबस पूरा करवाऊँगा आपके एग्जाम से पहले। जुड़े रहिए भाई, जुड़े रहिए, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो भैया, डायरेक्शन की बात करते हैं भाई, डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि दिशा की बात करते हैं कि हमारा हृदय किस दिशा में होता है। एक चीज ध्यान से समझ लेना, बायोलॉजी में इस तरफ होता है राइट, जैसे कि मान लीजिए लाइन है, ठीक है। तो बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में इस तरफ होता है राइट और इस तरफ होता है लेफ्ट, यानी कि इस तरफ होता है दायां और इस तरफ होता है बायां। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। जैसे कि मैंने अगर मान लीजिए लंग्स बना दिए, तो अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया इसमें राइट लंग्स कौन सा है और लेफ्ट लंग कौन सा है, तो भैया ये वाला राइट लंग है, यानी कि दायां वाला फेफड़ा है, ये तो हो गया दायां फेफड़ा, और ये हो गया भैया बायां फेफड़ा, यानी कि ये लेफ्ट लंग्स है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भूलना है ना। बायोलॉजी में अगर पूछे तो राइट इस तरफ होता है और लेफ्ट इस तरफ होता है, लेकिन अगर आप रीजनिंग वगैरह पढ़ते हो तो उसमें देखना अल्फाबेट को इस तरीके से माना जाता है, तो लेफ्ट से शुरू होती है अल्फाबेट और राइट तक जाती है। ये रीजनिंग वगैरह में आपको देखने को मिलता है। तो रीजनिंग को छोड़ो, यहाँ पर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में चीजें आपको याद रखनी है भैया, इस तरफ राइट होता है, इस तरफ लेफ्ट होता है। इतनी बात क्लियर है। अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं भैया कि भैया किस तरफ होता है आपका शरीर में आपका हार्ट। तो देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, तभी जाकर के सारी चीजें समझ में आएगी मेरे भाई। आपका हृदय होता है लगभग 300 ग्राम का, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 220 से लेकर के 240 ग्राम, 220 से लेकर के लगभग 240 ग्राम आपका जो हृदय होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, आपके शरीर के लेफ्ट साइड में होता है। जैसे कि ये है, अब ये राइट है, मैंने बताया था ना ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो इस साइड में होगा भैया, लेफ्ट साइड में होगा।
कितना 220 से लेकर के 240 ग्राम। और राइट साइड में, जो राइट साइड है इसमें कितना होगा बच्चे, जो कह सकते हो कि भैया 60 से लेकर के 80 ग्राम होता है औसतन की बात करें तो। औसतन की बात करें तो बताओ, किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आप कह सकते हो एवरेजन के भाई 60 से 80 ग्राम तो होता है, 60 से 80% होता है लेफ्ट में, है कि नहीं है? और 40 से 60 ग्राम तो 30 से, कहने का मतलब लगभग 20 से 40% होता है आपके राइट साइड में। तो मैंने ज़्यादा भी बता दिया भैया। आप 80-20 भी देखोगे ना तो भी सही है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? बताओ, पहले बात ये बताओ समझ में आया नहीं आया? देखो बताता हूँ भाई कि ये क्या है, तो ये तो हो गया भैया आपका राइट लंग्स, यानी कि दायां फेफड़ा। ध्यान से समझ लेना, ठीक है? और ये हो गया भैया आपका बायां फेफड़ा, ठीक है, यानी कि लेफ्ट लंग्स, ठीक है? तो ये जो बायां फेफड़ा होता है ना, बायां फेफड़ा, ये याद रखना छोटा फेफड़ा होता है, ये छोटा होता है। और ये दायां फेफड़ा होता है ना, ये थोड़ा हल्का सा बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि दायां फेफड़ा के यहाँ पर इस जगह पर एक क्या होता है, गड्ढा होता है, और गड्ढा को कहा जाता है इंग्लिश में नोच। और इसी गड्ढे में आपका हृदय उपस्थित होता है। तो मान लीजिए ये आपका हृदय, ये क्या है, ये मान लीजिए आपका ये क्या है, ये आपका हृदय है भैया। ये मैंने क्या बना दिया, ये आपका हृदय, ये क्या है, ये आपका हृदय, ये आपका हृदय। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट लंग्स में, लेफ्ट लंग यानी कि बाएं फेफड़े की ओर लगभग आपका जो हृदय होता है वो लगभग 60 से 80% होता है। और बीच वाली जगह पर भैया अगर आप देखोगे तो लगभग आपको राइट साइड में, यानी कि लेफ्ट लंग से राइट साइड की तरफ भैया आपको 20 से 40% दिखाई देगा, या फिर आप बीच भी कह सकते हो। दोनों फेफड़ों का जो बीच का स्थान होता है उसे मीडिया स्टेनम के नाम से जाना जाता है, उसे मीडिया स्टेनम के नाम से जाना जाता है। दोनों फेफड़ों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है, इस रिक्त स्थान को मीडिया स्टेनम कहा जाता है। तो आप राइट साइड की जगह पर अगर मीडिया स्टेनम वाला भाग भी यूज में लोगे, ये शब्द यूज में लोगे तो भी सही है भैया आपका, तो भी सही है। और हृदय जिस गड्ढे में उपस्थित होता है, हृदय जिस गड्ढे में उपस्थित होता है तो उस गड्ढे को नोच कहा जाता है। लेकिन हृदय का गड्ढा है तो इसे कार्डियक नोच कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कार्डियक शब्द हृदय के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, और नोच लिख लीजिए, आपको हिंदी में कहा जाता है इसे हृदय गुहा या हृदय गड्ढा भी कह सकते हो। कि हृदय जिस गड्ढे में उपस्थित होता है उसे हृदय गुहा या हृदय गड्ढा, इंग्लिश में कार्डियक नोच कहा जाता है। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये लेफ्ट लंग्स यानी कि बाएं फेफड़े की ओर ज्यादा झुका हुआ होता है और राइट फेफड़े की ओर कम होता है, यानी कि जो दाएं फेफड़ा होता है उसकी ओर कम झुका हुआ होता है, ज्यादातर ये बाएं फेफड़े की ओर झुका हुआ होता है। लगभग 60 से 80% ये बाएं फेफड़े की ओर होता है। कितना? 60 से 80% होता है भैया, ये है कि नहीं है? और 20 से 40% होता है बीच में, या तो बीच में कह सकते हो या फिर आप राइट लंग्स की तरफ कह सकते हो भैया। इस तरीके से आप बता सकते हो, इस तरीके से आप बता सकते हो। बताओ, यहां तक बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताओ भैया, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अरे भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक है? नहीं होनी चाहिए ना? ठीक है, अब आगे देखो। अब आप सबको पता है स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, कंकाल तंत्र वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मैंने आपको बता रखा है कि चेस्ट कैविटी में, यानी कि आपके चेस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? सीना, वक्षीय गुहा का, थोरेसिक कैविटी को कहा जाता है वक्षीय गुहा। तो आपके सीने में खाली जगह है, चेस्ट कैविटी यानी कि सीने में जो खाली जगह है ना, इस सीने में खाली जगह में क्या होता है भैया? आपका लंग्स होते हैं और आपका हार्ट होता है। ये क्या है? ये आपका हार्ट है।
अब तो ये समझो, सिंपल भाषा में ये समझो कि आपका जो सीना है ना, सीना, इस सीने में अंदर की तरफ एक खोखला भाग होता है, अंदर की तरफ एक गुहा होती है, खाली जगह होती है, और उसी खाली जगह में क्या होता है, आपके फेफड़े होते हैं और आपका हृदय होता है। तो आपके फेफड़े और आपका हृदय कहाँ है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके फेफड़े और आपके हृदय कहाँ उपस्थित होते हैं, तो आप कहोगे हमारे सीने में उपस्थित होते हैं। ठीक है भैया। अब मैंने कहा कि आपका हृदय बिल्कुल 300 ग्राम का है, बहुत नाजुक होता है। किसी ने अगर मुक्का मार दिया इस पर तो भैया आपका हृदय खत्म हो जाएगा, और हृदय अगर खत्म हो गया, हृदय अगर डैमेज हो गया, तो पूरा सर्कुलेशन रुक जाएगा आपके शरीर का, तो आपकी मृत्यु साथ के साथ में ही हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। इसलिए भैया आपके हृदय को और आपके फेफड़ों को सुरक्षा भी जरूरी है। तो सुरक्षा के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक जाल होता है हड्डियों का, यहाँ पर हड्डियों का जाल होता है आपके सीने में, और उस जाल को कहा जाता है रिब्स केज। उस जाल को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिब्स केज। रिब्स का मतलब होता है पसली, तो पसली पिंजरा होता है भैया आपके सीने में। और ये पसली पिंजरा 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक स्टर्नम से, स्टर्नम सीने की अस्थि होती है, जिस बिल्कुल यहाँ पर होती है सीने की अस्थि, जिसका आकार टाई के समान होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एक रिब्स से और एक आपकी बैकबोन से, यानी कि रीढ़ की हड्डी से। तो तीनों चीजें मिलकर के भैया किसका निर्माण करती है, आपके पसली पिंजरा का निर्माण करती है। सीने की अस्थि बिल्कुल आगे की तरफ होती है, और यहां से आपकी 12 जोड़ी, इस तरफ 12 पसलियां और इस तरफ 12 पसलियां, यहां से बिल्कुल सीने से जुड़ी हुई होती है, और पीछे कहां जाकर के मिलती है, आपकी रीढ़ की हड्डी से जाकर के मिलती है, पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये तीनों चीजें मिलकर के किसका निर्माण करती है, रिब्स केज का, यानी कि पसली पिंजरा का निर्माण करती है, यानी कि पसली पिंजरा का निर्माण करती है। और ये पसली पिंजरा जो होता है, ये आपके हृदय को और आपके फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये आपके हृदय को और आपके फेफड़ों को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से समझना एक चीज और, यानी कि दूसरे, देखो मैंने कहा कि 12 जोड़ी पसलियां होती है, 12 इस तरफ पसलियां होती है, 12 इस तरफ पसलियां होती है, पीछे जाकर के ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है, और आगे की तरफ जो सीने की अस्थि होती है, जिसका आकार टाई के समान होता है, इसे स्टर्नम कहा जाता है, उससे जुड़ी हुई होती है। तो ये दूसरे नंबर की और छठे नंबर की जो पसली होती है, सेकंड और 6 नंबर की पसली होती है, इसके नीचे, ये दूसरे नंबर की और छठे नंबर की पसलियों के नीचे आपका हृदय सुरक्षित रहता है। ये दूसरे नंबर की और छठे नंबर की जो पसलियां होती है, इसके नीचे आपका हृदय सुरक्षित रहता है। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दूसरे नंबर की और छठे नंबर की जो आपकी पसली होती है, उसके नीचे आपका हृदय सुरक्षित रहता है। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आ गई? एक बार और बता दिया जाए क्या? ह्यूमन हार्ट क्या है? मेसोडर्मल ऑर्गन है। और कौन कौन से हैं मेसोडर्मल ऑर्गन? ब्लड है भैया, फूड पाइप है, स्टोमक है यानी कि पेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सभी मेसोडर्मल ऑर्गन होते हैं। इसकी दिशा कहाँ होती है? तो लगभग 300 ग्राम का होता है। ज्यादातर ये कहाँ होता है? आपके लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट लंग्स होता है, जो आपका बायां फेफड़ा होता है उसकी ओर ज्यादा हृदय होता है। लगभग 60 से 80% और 20 से 40% भैया बीच में होता है, या फिर आप राइट साइड भी कह सकते हो इसे। हृदय जिस गुहा में उपस्थित होता है उसे कार्डियक नोच कहा जाता है, हृदय गुहा कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया है कि भैया पसली पिंजरा जो होता है ना, ये आपके हृदय को और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, और 2 नंबर से लेकर के 6 नंबर की जो पसलियां होती है, वो आपके हृदय को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, यानी कि 2 नंबर और 6 नंबर की पसलियों के नीचे आपका हृदय होता है भैया, आपके चेस्ट में, आपके सीने में। इतनी बात क्लियर है? मिटा दूं क्या इसको? मिटा दूं क्या इसको? ओके भैया, ठीक है। अब एक बहुत जबरा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना मेरे भाई, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, फिर आपके बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। देखो हमारा हृदय जो होता है ना, हृदय, हार्ट, अगर आप गूगल पर सर्च करके देखोगे ना, तो उसकी एक आपको इमेज दिखाई देगी। अगर आप उस इमेज में कुछ देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक अजीब तरीके से डायग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पर हमें तो भैया वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो करनी नहीं है कि अगर हृदय का डायग्राम पूछ लिया तो हृदय का डायग्राम बनाना है। भैया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए
उन सभी भागों के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको एक रफली डायग्राम बनाऊंगा और रफली डायग्राम की सहायता से उन सभी भागों के नाम आपको बताने वाला हूँ और वो सभी भाग किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि हृदय के जो पार्ट है उन सभी के नाम और वो हृदय के पार्ट किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले कि हमारा हृदय जो होता है वो हृदय 4 चैम्बर्स में, आपका हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर में विभाजित होता है। आपके हृदय जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बरों में विभाजित होते हैं। यानी कि आपके हृदय में 4 रोम बने हुए हैं, आपके हृदय में 4 रोम बने हुए हैं। अगर आपके हृदय की अगर आप शेप देखोगे गूगल पर सर्च करके तो आपको अजीब सा दिखाई देगा, लेकिन ये बंद मुट्ठी के समान होता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। जैसे मेरी ये बंद मुट्ठी है ना, ये बंद मुट्ठी है ना, इस तरीके से आपको बंद मुट्ठी के समान इसकी संरचना दिखाई देगी। तो इसका आकार या इसका शेप कैसा होता है भैया, इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है भैया बंद मुट्ठी के समान। तो इसका शेप कैसा दिखाई देता है आपको, बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है, बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, बंद मुट्ठी के समान। तो अगर आपसे इसके शेप के बारे में पूछा जाए कि हृदय का शेप कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी के समान होता है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि आपका हृदय जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्षक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। सिंपल सी भाषा में बात करूं तो आपके हृदय में 4 रूम होते हैं, 4 रूम होते हैं। कितने रूम होते हैं, 4 रूम। से आप क्या कहते हो, चैम्बर कहते हो, कोष्ठक कहते हो, कक्षक कहते हो। कैसे होते हैं, तो एक रफली डायग्राम बना रहा हूं भैया, ध्यान से समझना। एक रफली डायग्राम बना रहा हूं। ये लो भैया, इतना बड़ा हृदय बना दिया हमने तो। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमने डायग्राम गूगल पर सर्च करके देखा तो बहुत कठिन था, हमें तो यहाँ पर बिल्कुल आपने गोला बना दिया। जी हाँ भैया, हम गोले से ही याद करेंगे। अब देखो, आपके हृदय में 4 रूम होते हैं। तो भैया रूम कैसे बनेंगे, जब दीवार बनाओगे तब। तो एक दीवार तो आपने ये बना दी और दूसरी दीवार आपने ये बना दी भैया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि आपका हृदय जो होता है, ये देखो 4 रूम बन गए, 4 रूम बन गए ना। अब मैंने आपसे कहा था कि आपका हार्ट जो होता है वो एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है, एक प्रकार का मांसपेशी अंग है, यानी कि पूरा मांस का बना हुआ होता है, ना तो उसमें हड्डी होती है ना ही उसमें उपास्थि होती है, तो पूरा मांस का बना हुआ होता है। तो भैया ये जो दीवार बनी है आपके हृदय में बीच में, ये मांस की होगी भैया, ये मांसपेशियों की होगी, बिल्कुल भैया। तो आपके हृदय में, आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली जो मांसपेशी होती है ना, इस मांसपेशी को कहा जाता है सेप्टम। सेप्टम मसल्स कहा जाता है। और ये सेप्टम मसल्स होती है, ये आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करती है। ये आपके हृदय को कितने चैम्बर में विभाजित करती है, ये आपके हृदय को 4 चैम्बर में विभाजित करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली मांसपेशी कौन सी है, आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली मांसपेशी कौन सी है, तो मेरे भाई सेप्टम मसल्स है, सेप्टम मसल्स। इतनी बात क्लियर है, 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने आपसे बायोलॉजी में क्या कहा था कि भैया इधर वाले तो होते हैं राइट, ये तो हो गए भैया राइट, ये तो हो गए भैया राइट, और इधर वाले होते हैं लेफ्ट, इधर वाले तो हो गए दायां, दायां वाला हो गया, यानी कि ये दाएं वाले चैम्बर हो गए, और इधर वाले हो गए भैया आपके बाएं वाले चैम्बर। इतनी बात क्लियर है। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो ऊपर वाले जो चैम्बर है वो होते हैं छोटे, और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं ये होते हैं बड़े, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले चैम्बरों को कहा जाता है ओरिकल या फिर एट्रियम, आलिंद कहा जाता है हिंदी में, और ओरिकल या एट्रियम कहा जाता है इंग्लिश में। और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं ये दोनों, ऊपर वाले दोनों चैम्बरों को ओरिकल या एट्रियम आलिंद कहा जाता है, नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं इन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल, यानी कि नीले कहा जाता है। बताओ इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना, ओके। अब देखो भैया, ये चैम्बर है ये राइट साइड में है, राइट साइड में है दोनों चैम्बर। अब ऊपर वाला जो चैम्बर है उसे ओरिकल या एट्रियम कहते हैं। तो क्या मैं इस चैम्बर को
और राइट ओरिकल लिख सकता हूं क्या, या फिर एट्रियम लिख सकता हूं क्या। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एट्रियम लिखवाया था, तो मैं एट्रियम ही लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो राइट एट्रियम लिख सकता हूं क्या, हिंदी में क्या कहा जाता है, दाया आलिंद। क्या कहा जाता है, दाया आलिंद कहा जाता है, लिख दिया। ओके भैया, ये वाला चैम्बर भी भैया राइट ही है कि नहीं है, लेकिन ये वेंट्रिकल है। नीचे वाले दोनों चैम्बरों को वेंट्रिकल कहा जाता है, ऊपर वाले दोनों चैम्बर को एट्रियम कहा जाता है। तो ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल है, यानी कि दाया नीले है भैया ये वाला चैम्बर। बताओ, इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये वाले चैम्बर भैया लेफ्ट साइड में आते हैं, तो भैया ये हो गया आपका लेफ्ट। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, एट्रियम कहा जाता है, तो लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद। अरे भाई, ऊपर वालों को एट्रियम या आलिंद कहा जाता है ना, और ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम बोल दिया, यानी कि बायां आलिंद बोल दिया। अब ये भी लेफ्ट साइड में है तो इससे भैया लेफ्ट, और ये नीचे वाले को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल कहा जाता है, तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीले। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो आपके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। बताओ भैया, अगर आपने चीजों को ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, जो मैंने बोला है अगर उस चीज पर आपने ध्यान दिया है तो ये सारा खेल आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। फिर आप मुझे गाली दोगे कि आप पढ़ाते अच्छे नहीं हो। अरे भैया, मैं सबको ही सेम पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाता है, बहुत सारों को नहीं आता है। उसका मतलब यह है कि जिन बच्चों को समझ में आया उसने मेरी बातों को ध्यान से समझा है, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उसने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है। इसलिए भैया, जब भी मैं पढ़ाता हूं, जब भी बोर्ड पे लिखता हूं, जब भी आप क्लास में रहते हो, तो मेरा प्रत्येक शब्द आपका सुनना जरूरी है, तभी जाकर के आपको चीजें समझ में आएगी। जब मैं भी किसी टीचर की क्लास लेता हूं तो मेरा भी ध्यान पूरा उस टीचर पर होता है, और सबसे बेस्ट रहता है अगर आपका ध्यान टीचर पर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टीचर ने जो कहा, जो लिखा, अगर आपको ध्यान है तो एक बार आप घर जाकर के पढ़ोगे ना तो सारी चीजें वैसे के वैसे ही आपको याद हो जाएगी मेरे भाई। सारी की सारी ही चीजें वैसे के वैसे ही याद हो जाएगी आपको। दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। आपके हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, है कि नहीं है। ये 4 चैम्बर बना दिए मैंने। आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली मांसपेशी को सेप्टम कहा जाता है। ऊपर वाले चैम्बर थोड़े छोटे होते हैं, नीचे वाले चैम्बर थोड़े बड़े होते हैं। इधर वाले जो चैम्बर होते हैं ये राइट वाले होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि बायोलॉजी में वाली साइड राइट होती है और ये वाली साइड भैया लेफ्ट होती है। तो इस वाले चैम्बर लेफ्ट होंगे और ये वाले दोनों चैम्बर राइट होंगे भैया। जो ऊपर वाले चैम्बर है उन्हें कहा जाता है ओरिकल या एट्रियम या आलिंद कहा जाता है हिंदी में, और नीचे वाले जो दोनों चैम्बर होंगे उन्हें वेंट्रिकल या नीले कहा जाता है। ये राइट साइड में है तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट साइड में है तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया नीचे वाला, ये लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट एट्रियम हो गया भैया ऊपर वाला, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया नीचे वाला। कोई प्रॉब्लम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा व सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा व सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है। सबसे बड़ा व सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है। सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है बताओ। तो कौन सा है, तो भैया लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी कि बायां निलय। क्यों है तो अभी मैं आपको बता देता हूं, समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि इसी चैम्बर से जो प्योर ब्लड होता है वो आपके पूरे शरीर में जाता है पंपिंग होकर के भैया। इसी वजह से ये सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर होता है। इसकी जो मसल्स होती है, इसकी जो मांसपेशी होती है वो बहुत मजबूत होती है भैया। यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, इस वजह से सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर होता है। प्योर ब्लड यहाँ से आपके पूरे शरीर में जाता है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आने वाली 1-2 क्लासों में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। एक बात को ध्यान से समझना, ये पेड बैच है। पेड बैच की मैं क्लासें फ्री दे रहा हूँ। इस चैप्टर की 2 मेन क्लासें ऐसी आएगी भैया जिसको देखने के लिए आपको 29 रुपए की मेंबरशिप लेनी होगी 1 महीने के लिए। इससे पहले मैंने कम से कम 5 से 6 चैप्टर करवा चुका इस बैच में। मैं बायोलॉजी
सिर्फ 0.2 ये बैच मैंने स्टार्ट किया था, 5 से 5.5 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको ये बैच लेना है तो भैया 29 रुपये की मेंबरशिप ले लीजिए, फायदा जिसमें है, नहीं तो कल की क्लास आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो 29 रुपये को ज़्यादा नहीं है भैया, 1 महीने तक आप फ्री में क्लास देख सकते हो। तो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो मुझे बताओ, आगे समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भैया, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। ये डायग्राम बार बार काम आएगा, बार बार काम आएगा, याद रखना, बार बार काम आएगा। तो इसको याद कर लेना घर जा करके, इसको याद कर लेना घर जा करके। अब ये जो चैम्बर है ना, ये चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें मैं बाद में भैया ऐसे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे नहीं लिखूंगा। इनका पहला पहला अक्षर लिख दूंगा कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऐसे बाद में लिखूंगा। क्योंकि आगे जाकर के डायग्राम बहुत सारी चीज़ें लिखनी है इसमें, मुझे सिराओं के बारे में लिखना है, धमनियों के बारे में लिखना है, इसे लंग्स से यानी कि आपके फेफड़ों से कनेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखना है। तो वहाँ पर मैं आपको आगे ये लिखूंगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब भी शॉर्ट फॉर्म लिखूँ तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। लिख लेना भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो भैया, आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। भाई हमारा जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो अलग अलग जीवों के में कितने चैम्बर होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग चैम्बर की संख्या होती है, ये तो आप सभी को पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया फिशिस की, फिशिस यानी कि मछली की। और मछली को आप जिस क्लास में रखते हो उसे कहा जाता है पाइसस यानी कि मत्स्य। भाई मछली जो होती है ना, उसको आप जिस क्लास में रखते हो उसे पाइसस या मत्स्य कहा जाता है। तो इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। कैसे होता है? सिंपली एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, एक आलिंद और एक नीले होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। अब वो अपवाद क्या है? तो एक तो है भैया डॉल्फिन और एक है भैया व्हेल मछली यानी कि व्हेल फिश। और इन दोनों में कितने कितने चैम्बर होते हैं? तो इन दोनों में 4 चैम्बर होते हैं भैया। तो मैंने आपसे कहा, लेकिन इन दोनों को हम डॉल्फिन और व्हेल मछली को हम याद रखना भैया। डॉल्फिन और जो व्हेल मछली होती है इसे हम पाइसस क्लास में नहीं रखते, इन्हें हम मैमल्स क्लास में रखते हैं, इन्हें हम स्तनधारियों में रखते हैं। स्तनधारियाँ क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्तनधारियाँ क्या होती है। जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो आते हैं मैमल्स में यानी कि स्तनधारियों में। तो हमारे जो मैमल्स होते हैं स्तनधारियों के जो कुछ लक्षण है ना, वो भैया इनसे मिलते हैं, डॉल्फिन और व्हेल मछलियों से। इन्हें भैया डॉल्फिन और व्हेल मछलियों को किस में रखा गया है? मैमल्स में रखा गया है। जैसे कि हमारे हृदय में जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, उनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। वैसे ही डॉल्फिन और व्हेल मछली जो होती है इनके हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। तो कुछ चैम्बर, कुछ लक्षण है जो हमसे मिल रहे हैं ना भैया इनके, इन मछलियों के। तो इसलिए इन कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉल्फिन क्या है। अब आप सोचोगे डॉल्फिन तो भैया मछली है, व्हेल तो क्या है? मछली है भैया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मछली नहीं है, ये क्या है? ये मैमल्स है, ये स्तनधारी है। तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो जो मछली होती है जिसे आप पाइसस यानी कि मत्स्य वर्ग में रखते हो, उसमें 2 चैम्बर होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। डॉल्फिन और व्हेल मछली इसमें 4 चैम्बर होते हैं, है कि नहीं है? और डॉल्फिन और व्हेल मछली को मैमल्स में यानी कि स्तनधारियों में रखा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट हार्ट किसका होता है, यानी कि सबसे बड़ा हृदय किसका होता है, तो सबसे बड़ा हृदय होता है मेरे भाई, याद रखना, किसका? इस व्हेल मछली का होता है।
इस व्हेल फिश का होता है। कितना होता है? तो लगभग 300 से लेकर के 350 केजी का आसपास के होता है। लगभग 300 से लेकर के 350 केजी के आसपास का होता है। 300 से 350 नहीं है, 280 से लेकर के 300 है भैया, सॉरी 280 से लेकर के 300 केजी का होता है। 280 से लेकर के 300 केजी का होता है। सोचो हमारा हृदय कितने ग्राम का है? 300 ग्राम का। और इस व्हेल मछली का हृदय कितने ग्राम का, कितने ग्राम का है? ग्राम का नहीं है, किलोग्राम का है भैया, केजी में लिखते हैं इसे हम। 280 से लेकर के 300 केजी का है। तो सोचो ये कितनी बड़ी होगी। तो हृदय का जो आकार होता है ना, वो शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा जीव होगा उसका हृदय उतना ही बड़ा होगा। बताओ, तो यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो भैया, आगे देखो, इधर देखो। फ्रॉग के बारे में सुना है? फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग, मेंढक। इस मेंढक को हम रखते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस को कहा जाता है उभयचरी। ये उभयचरी क्लास में आते हैं मेंढक। और इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियंस ऐसे जीव होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स का नाम सुना है? रेप्टाइल्स, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, ऐसे जीवों को रखते हैं हम रेप्टाइल्स में, यानी कि सरीसृप में। जैसे कि स्नेक है, जैसे कि क्या है? स्नेक है, स्नेक यानी कि सांप है। ठीक है, और सांप के अलावा एक है लिजार्ड। लिजार्ड्स, छिपकली जो होती है ना, छिपकली, ये भी तो रैंक कर ही चलती है। तो इनके हृदय में भी भैया कितने चैम्बर होते हैं? इनके हृदय में भी भैया 3 चैम्बर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका हृदय कैसे होता है? तो इनका हृदय कुछ इस तरीके से होता है भैया। एक रफली डायग्राम बना रहा हूं इस तरीके से। तो ऊपर वाले तो क्या हो गए? एट्रियम हो गए ना भाई। ऊपर वाले तो कैसे हो गए? ऊपर वाले तो एट्रियम हो गए ना। ऊपर वाले तो एट्रियम हो गए, यानी कि आलिंद हो गए। नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया। अरे मैंने आपको बताया था ना, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, वहां पर मैंने आपको बताया तो था। वैसे अधूरा परिसंचरण तंत्र होता है इनमें। किसमें? एम्फीबियंस यानी कि उभयचर में 3 चैम्बर होते हैं। और रेप्टाइल्स जो सरीसृप होते हैं, स्नेक और लिजार्ड यानी कि सांप और छिपकली, इसमें भी 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी अपवाद है। वो क्या है? वो है मगरमच्छ। क्रोकोडाइल कहा जाता है शायद मगरमच्छ को। क्रोकोडाइल ही तो कहा जाता है ना, क्रोकोडाइल, है कि नहीं? इसमें कितने चैम्बर होते हैं? इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। बताओ, ये चीजें समझ में आ गई? चीजें समझ में तो आ रही है ना मैं क्या बक रहा हूं? अब भाई मैं बोलता हूं तो बकना ही मान लीजिए, और क्या। अब आपको तो कुछ पढ़ना लिखना है नहीं है। नोट कर लेना, ये काम की चीज है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, सांप के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, छिपकली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, डॉल्फिन के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, व्हेल मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे आपके एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब बात करते हैं पक्षियों की, बर्ड्स की। बर्ड्स, इसे हम एवीज वर्ग में रखते हैं। एवीज वर्ग में जो उड़ने वाले हैं ना पक्षी, उनमें। तो इनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इनके हृदय में भी भैया 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर होंगे भैया। या एवीज या एवज भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मैमल्स के बारे में बात करते हैं। मैमल्स, स्तनधारी। ये स्तनधारियों में वह जीव आते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता। जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, शेर, हिरण, ये सभी मैमल्स में आते हैं। लेकिन आपको चमगादड़, बेट और भैया मानव,
यानी ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारी जो जाति है, ये चीज़ें याद रखनी है। तो इन सबके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो डॉल्फिन के हृदय में 4 चैम्बर, व्हेल मछली के हृदय में 4 चैम्बर, कॉकरोच के हृदय में 4 चैम्बर, सॉरी कॉकरोच के हृदय में नहीं, मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर, चमगादड़ के हृदय में 4 चैम्बर, पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर, मानव के हृदय में 4 चैम्बर। इतनी बात क्लियर है। अब 2 चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना नोट लगा करके। एक तो है कॉकरोच, कॉकरोच सही लिखा है क्या? बताओ, अब सही है। कॉकरोच जिसे तिलचट्टा कहा जाता है। यार स्पेलिंग थोड़ी देखो इधर उधर हो जाती है तो लिख लेना आपके हिसाब से। जो तिलचट्टा होता है ना, इस तिलचट्टा के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक होता है केंचुआ, किसानों का मित्र। इस केंचुआ के हृदय में 8 चैम्बर होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है तो ध्यान से समझ लेना। एक है चमगादड़ इंपॉर्टेंट है, मगरमच्छ इंपॉर्टेंट है, व्हेल मछली इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है, तिलचट्टा इंपॉर्टेंट है और केंचुआ इंपॉर्टेंट है, और हमारा हृदय भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना भैया। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास देखनी है तो आज ही बैच ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। मैं पहले ही बता देता हूँ, कल की क्लास जो होगी वो पेड क्लास होगी, वो बैच वाली क्लास होगी। उसमें सिर्फ मेंबरशिप वाले बच्चे ही देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते। मैं आपको पहले कह देता हूँ। देखो बैच तो लेना पड़ेगा यार, 29 रुपए तो देने पड़ेंगे मेरे भाई। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है ना, तो हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना यार, अपनी जिंदगी लगा रखिए ना दाव पर। फिर इतना तो कर सकते हो। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।